फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एडजिट। जैसा कि आपको पता है, हर साल गेट में बहुत अच्छा रैंक आता है। गेट एडजिट से बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज में जाते हैं, टॉप आईआईटी में, आईआईसी में बच्चे जाते हैं, ट्रिपल आईआईटी, एनआईटी। और आज हमारे बीच शालिजा पाटिल है, जो अभी जस्ट पास आउट हो रहे हैं, 2024 फाइनल ईयर में है, अभी जस्ट पास आउट हो रहे हैं और इनका रैंक है 618। एक सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि हमारी पढ़ाई ऐसा होना चाहिए, हमको इस तरह से मेहनत करना चाहिए कि हमारा रैंक केवल हमारे लिए नहीं बल्कि कई सारे लोगों को फायदा मिले। जीवन में कुछ इस तरह का काम करना चाहिए कि जिससे हमारा फायदा ही नहीं, कई लोगों का फायदा हो। तो इसीलिए ये शालिजा हमारे बीच अभी आए हैं। इनका मेन उद्देश्य ये नहीं है कि केवल यही जाकर के आईआईटी, देखो अभी आईआईटी गुवाहाटी मिला आपको, खड़गपुर आईआईटी खड़गपुर मिला है। और ये चाह रहे हैं कि जो बच्चे अभी गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, गेट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो अपने बारे में अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहे हैं ताकि आप लोगों को हेल्प मिल सके प्रिपरेशन में। तो शालिजा, कुछ आप अपने बारे में सबसे पहले आप खुद को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? जी, हेलो एवरीवन, मेरा नाम शालिजा पाटिल है एंड आई हैव सिक्योर्ड AIR 618 रैंक इन गेट 2024 और मैं एक्रोपोलिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च से हूँ एंड करेंटली ग्रेजुएटिंग। यस सर। और शालिजा के बारे में और भी मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूँगा कि शालिजा ऑलरेडी प्लेस्ड भी है और परसिस्टेंट में 5 lakhs का पैकेज भी लगा है। और पिछले साल बिना इन्होंने कोई कोचिंग, सिर्फ सेल्फ स्टडी करके गेट क्वालिफाई किया था और 10,000 रैंक आए। 12th में 91% है और JEE भी इन्होंने खुद से प्रिपेयर किए थे। कुछ चीजें शालिजा मैं पूछना चाहूँगा। सबसे पहला कि 10,000 रैंक आपका और अभी आप 618 पे आए, इस बीच की जर्नी, क्योंकि कई बार बच्चे रैंक आने पे डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो ये मन में लाना कि नहीं, एक बार और अपना बेस्ट देते हैं। तो आपने किस तरह से ये पाथ को कि 10,000 से 618 तक का जो आपका पाथ है वो थोड़ा आप चर्चा करें और शेयर करें। जब मैंने 2023 में गेट का अटेम्प्ट दिया था, उसके बाद एग्ज़ाम देने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे इस एग्ज़ाम में एक बार तो कोशिश करनी चाहिए अच्छे से प्रिपरेशन करके, और मुझे एटलीस्ट एक शॉट तो देना चाहिए इसके लिए। सो मैंने फिर वहाँ से अपनी प्रिपरेशन चालू करी थी गेट एट ज़ील कोचिंग को ज्वाइन करके। और जब मैं स्टार्टिंग में तो सारी चीज़ें डिफ़िकल्टी होती है, बस आपको एक बार फ्लो में आना होता है। और जब मैं उस फ्लो में एक बार आ गई तो मुझे अपने आप ही कॉन्फिडेंस लेवल मेरा इंक्रीज़ हो गया और मुझे लगने लगा कि ठीक है, अब मैं कर सकती हूँ इसको। और अब मेरा पूरा माइंडसेट शिफ्ट हो चुका था कि मुझे गेट ही देनी है और मैं क्लियर करूँगी और मुझे अच्छी रैंक लानी है। अच्छा, एक इसमें चीज़ था कि जैसे कई बच्चे ये चीज़ को समझना चाहे कि हम फ्लो में आ गए हैं, इसको थोड़ा और एक्सप्लोर करना चाहेंगे? जी, क्या होने लगा उसमें? जैसे मैंने जब स्टार्ट करा था कोचिंग क्लासेस, मेरी कॉलेज भी था उस टाइम पर, और फिर उसके बाद में थोड़ा हैक्टिक था शेड्यूल, सब कुछ मैनेज करना, फिर टेस्ट वगैरह देना स्टार्टिंग में बहुत डिफ़िकल्ट लगता था। मतलब 30+ मार्क्स स्कोर करना भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती थी उस टाइम पे, क्योंकि 20 के आगे मेरे मार्क्स कभी जाते नहीं थे। 50 मार्क्स के पेपर? हाँ, 50 मार्क्स के एग्ज़ाम में। तो उस टाइम पे सारी स्टडीज़ मैनेज करना, इतनी सारी चीज़ें पढ़ना और फिर बुकलेट्स बेसिक कंप्लीट करना, फिर ये सोचना कि एडवांस हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। फिर धीरे धीरे जब फैकल्टीज़ से मैंने यहाँ पर बात करी, जयश्री मैम का मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। जब भी मुझे प्रॉब्लम हुई मैंने हमेशा उनको अप्रोच किया, उन्होंने मुझे हमेशा प्रॉपर गाइडेंस दी। मैंने एक बार उसे फॉलो करना स्टार्ट किया। उन्होंने मुझे यही कहा था कि मार्क्स स्टार्टिंग में अगर कम आ रहे हैं तो डीमोटिवेट नहीं होना है। एक बार तुम फ्लो में आ जाओगी, सारी चीज़ें जब तुम्हें समझने लगेगी तो तुम अपने आप उसका रिजल्ट देखोगी एग्ज़ाम में। और फिर मैंने उसी चीज़ को फॉलो किया। मैंने अपने आप को उतना टाइट बनाया, कंसिस्टेंसी मैंने मेंटेन करना स्टार्ट करी एंड देन मैं उस प्रॉपर फ्लो में आ गई कि हाँ, मुझे ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, इसके बाद टेस्ट देना है, इसके बाद बुकलेट सॉल्व करनी है, फिर एडवांस करना है, PYQs करने हैं, और फिर सब कुछ उस फ्लो में अच्छे से चलने लगा। तो आपने एडवांस भी की? जी सर, मैंने एडवांस, स्टार्टिंग में मुझे बहुत डर लगता था जब 1-2 सब्जेक्ट्स कंप्लीट हुए थे कि बेसिक के बाद अब एडवांस करूँ या ना करूँ। ये चीज़ भी माइंड में आती थी कि यार अगर मैंने एडवांस कर लिया तो अभी जो चल रहा है वो छूट तो नहीं जाएगा, या फिर एंड में मैं बहुत पीछे तो नहीं हो जाऊँगी। पर फिर मैंने स्टार्ट करना शुरू करा, क्योंकि मन में एक ये भी डर रहता था कि कुछ मुझसे छूट ना जाए। मैं अपनी तरफ से 100% एफर्ट्स देना चाहती थी कि मैंने अब ये डिसीजन लिया है, मुझे गेट देनी है तो मैं उसमें 100% दूँगी, मैं कुछ छोड़ना नहीं चाहती थी।
सो मैंने एडवांस की बुकलेट स्टार्ट करी, 1-2 सब्जेक्ट्स करे, फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब मैं किसी सब्जेक्ट को नहीं छोड़ूँगी, सारे एडवांस के बुकलेट सारे कंप्लीट करूँगी। और मैंने फिर जैसे-जैसे सब्जेक्ट्स कंप्लीट होते गए, वैसे-वैसे मैंने एडवांस के बुकलेट सॉल्व करना स्टार्ट कर दी थी। वेरी नाइस। और अगर जैसे कई बच्चे होते हैं इस सिचुएशन में होते हैं जब इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं, उनके मन में होता है कि मैं गेट करूं कि जीआरई करूं कि कैट करूं, क्योंकि सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं और सारे पाथ अच्छे हैं। लेकिन यस, एक 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 पॉइंट पे आकर के हमको फाइनली रुकना होता है कि यस अब मुझे ये करना है। तो आपने गेट को ही क्यों सेलेक्ट किया? सर एक्चुअली मेरा मोटिव बिल्कुल भी नहीं था कि मैं मास्टर्स के लिए जाऊंगी, या ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं गेट एग्ज़ाम दूंगी। पर सेकेंड ईयर में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन था कि मैं प्लेसमेंट्स के लिए जाऊँ या गेट के लिए जाऊँ, और उस टाइम पे मैंने प्लेसमेंट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी सेकेंड ईयर में। बट थर्ड ईयर में जब मुझे गेट के एग्ज़ाम के बारे में पता चला, मैंने बहुत काफ़ी सर्च करा, और ये मैंने जाना कि अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है। और हाँ, मुझे ये पता था कि अभी मुझे काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। ऐसा नहीं है कि मुझे बस जॉब लेके बस यहाँ पर ख़त्म करना है सब कुछ। आई वांट टू डू सम मोर एक्सप्लोरेशन, और फिर इसलिए मैंने डिसाइड किया कि आई विल गो फॉर गेट। और इससे एक फायदा है, जो मैंने बच्चों से जो प्रीवियस ईयर के बच्चे आते हैं और जो जील एलुमनाई हैं, तो वो लोग भी बताते हैं कि प्रोफाइल का भी डिफरेंस हो जाता है और आगे जो ग्रोथ है ना उसमें भी डिफरेंस हो जाता है। यहाँ से प्लेसमेंट लेना, देखिए वैसे तो आपके पास दोनों चीज है, प्लेसमेंट भी है और साथ में गेट का अच्छा रैंक भी है, आईआईटी भी है, और निश्चित रूप से आप आईआईटी खड़गपुर ही जा रहे हैं। तो इसी में एक नेक्स्ट जो बच्चों के मन में प्रश्न आता है कि एक तरफ प्लेसमेंट है, दूसरी तरफ गेट है। अब कई बार तो ये होता है कि बच्चे प्लेसमेंट में ही फंस के रह जाते हैं, और जब प्लेसमेंट नहीं होता है तब वो गेट के लिए आते हैं। मैंने ऐसे कई सारे केसेस देखे, और होता है कि तब तक वो बहुत समय टाइम जो है वेस्ट कर चुका होता है। वेस्ट नहीं बोलेंगे, लेकिन यस, गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वेस्ट ही हुआ। तो यहाँ पे आपको आपका क्या राय है, और कैसे प्लेसमेंट और गेट को साथ लेके चले, कि गेट की प्रिपरेशन में प्लेसमेंट का भी काम हो जाता है, या किसकी प्रायोरिटी ज्यादा देना चाहिए? आपने किस तरह से फील किया वो आप शेयर कर सकते हैं। यस सर, जैसे कि मैंने बताया कि सेकेंड ईयर में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन था मुझे कि मैं प्लेसमेंट्स के लिए जाऊँ या फिर हायर स्टडीज़ के लिए अप्रोच करूँ। तो थर्ड ईयर में जब मुझे गेट के बारे में सब कुछ पता चला, और फिर मुझे गेटेड ज़ील के बारे में जब पता चला, मैंने यहाँ पे अप्रोच किया राजेश सर से, और जयश्री मैम से मेरी डायरेक्टली फ़ेस टू फेस बात हुई थी। और फिर तब भी जॉइन करने के बाद भी मेरे दिमाग में यही सब चीज़ें थी कि मैं प्लेसमेंट्स छोड़ रही हूँ, तो फिर कभी गेट में मेरा नहीं हो पाया तो फिर मैं क्या करूँगी आगे, मेरे पास कुछ ऑप्शंस रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये डर था स्टार्टिंग में। पर मैंने जैसे बताया कि जब मैं उस फ्लो में आई और सब कुछ मैंने अपने दम पे करना शुरू किया, और मुझे प्रॉपर गाइडेंस मिला जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और फिर दूसरी चीज़, मेरा फेथ काफ़ी ज़्यादा कोचिंग पर हो गया था, मेरा मतलब पूरा विश्वास हो गया था कि हाँ, मैं इनकी सारी चीज़ें जब फॉलो कर रही हूँ तो मुझे रिजल्ट मिलने ही वाला है। ये मुझे अपने आप में विश्वास हो चुका था। इसलिए फिर मैंने अपना पूरा माइंडसेट शिफ्ट किया कि नहीं, अब मुझे प्लेसमेंट्स के लिए बिल्कुल अप्रोच नहीं करनी है, मैं गेट दे रही हूँ, मैं कोचिंग के सारे गाइडलाइंस वगैरह फॉलो कर रही हूँ, और उस हिसाब से अपना पढ़ाई शेड्यूल किया मैंने, और मैं पूरे उसी पे शिफ्ट हुई। जब मैंने परसिस्टेंट के लिए दिसंबर में जब मैंने बैठी थी प्लेसमेंट्स के लिए, तो उस टाइम पर मैंने प्लेसमेंट के लिए प्रिपरेशन करी नहीं थी। मेरी जितनी भी प्रिपरेशन थी सारी गेट की थी, और मैं मोर देन हाफ ऑफ पाथ कवर कर चुकी थी अपने गेट प्रिपरेशन का दिसंबर तक। तो उस टाइम जब मैं प्लेसमेंट के लिए बैठी मुझे सिर्फ एक एक्सपीरियंस लेना था कि कैसा माहौल होता है, मतलब इंटरव्यू प्रोसेस वगैरह क्या होती है प्लेसमेंट की। और मैं जब गई तो मैंने मतलब अपना इंटरव्यूज़ दिए, 2 टेक्निकल इंटरव्यूज़ दिए, और फिर मेरे वो क्लियर हुए। तो मुझे उसके बाद ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि हाँ, मैंने जो गेट की प्रिपरेशन की थी, जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, जो फाउंडेशन होता है सीएस का, वो मेरा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, और वही चीज़ ने मुझे इस टेक्निकल इंटरव्यू को क्लियर करने में हेल्प किया। और इसीलिए मेरा बिना कोई स्पेसिफिक प्लेसमेंट की प्रिपरेशन के बिना मेरा परसिस्टेंट में इंटरव्यूज़ वगैरह क्लियर हुए, और ये चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, और मतलब खुद का कॉन्फिडेंस तो अलग ही लेवल पर बूस्ट हुआ कि हाँ, मैंने पढ़ाई करी थी और उसका मुझे डेफिनेटली यहाँ फ़ायदा हुआ है। तो कई बार बच्चे होते हैं, बिल्कुल आप एक बहुत बड़ी एग्जांपल है, बहुत सारे प्रश्न का उत्तर मिल रहा होगा जो लोग इस वीडियो को अभी देख रहे होंगे, कि आपके सामने दोनों चीजें, अगर गेट क्या है सुपर सेट, अगर टेक्निकली आप स्ट्रांग होते हैं तो आपके लिए प्लेसमेंट तो बहुत छोटी सी चीज है,
क्या मैं सही समझ रहा हूँ? जी, वैसे सर। तो मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, सबके एक्सपीरियंस, पर मैं आपसे जानना चाह रहा था। क्योंकि देखिए, जो चीज़ आपने फ़ील किया ना, उस चीज़ को आप दूसरे को बताना आपके लिए आसान है। लेकिन अगर हम थ्योरेटिकल बात करें, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, तो इसलिए बच्चों के सामने आप एक एग्ज़ाम्पल, आपने भी कई सारे लोगों के सीनियर के वीडियो देखे होंगे, कई सारे लोगों से मोटिवेशन होगा। तो ये हमारे लिए एक बेस्ट चीज़ है कि हम इस तरह से पढ़ाई करें कि हम जो सीख रहे हैं, उससे दूसरे को हम सिखा भी पाए। साथ में जब हम अचीवमेंट हमारे पास होगा, वो अचीवमेंट किसी और के लिए एक इंस्पिरेशन होगा, प्रेरणा होगा। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है और मैं आपके लिए हमेशा ये शुभकामना रहेगा कि आप और भी आगे जाएँ और भी आपके जो जूनियर हैं, वो भी आपसे प्रेरित होते रहें। और एक ख़ास करके यहाँ पे एक पॉइंट है जो आपको नोट करना चाहिए कि आपके पास मल्टीपल रास्ते हैं, लेकिन आपने गेट को जब सेलेक्ट कर लिया और जब आपने गेटेड चीज़ ज्वाइन की, यहाँ पे सारा सिस्टम देखा, तो आपको पूर्ण विश्वास हो गया कि यस, ये हमारे लिए बेस्ट और इससे हम बेहतर किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें जो यहाँ मटेरियल है, टेस्ट सीरीज है, फैकल्टी है, जो जयश्री मैम आपको जो गाइड कर रहे थे, जो हमारे मेंटर है, जो मुझे हेल्प कर रहे हैं, उससे हमारे अंदर ये जब फील होने लगता है कि यस, ये बेस्ट है, तो फिर अपना जी जान लगा के बेस्ट देना चाहिए, जैसा कि आपने किया। फुल्ली आपने अपना बेस्ट दिया और निश्चित रूप से इतना अच्छा रैंक आया। तो ये चीज़ आप पॉइंट सीख सकते हैं। नेक्स्ट है कि कोई जैसे इसमें एक क्वेश्चन है कि हाउ यू ओवरकम फ्रॉम वीक टॉपिक या सब्जेक्ट्स की अगर बात करें, तो आप जो आपका वीक टॉपिक है या कोई सब्जेक्ट, वैसे पूरा सब्जेक्ट वीक नहीं होता, बच्चे के दिमाग में ये सेट होता है। मैं कई बार बच्चे को बोलता हूँ पूरा सब्जेक्ट वीक होता नहीं, कोई पर्टिकुलर टॉपिक होता है, किसकी इस सब्जेक्ट में ये है, इस सब्जेक्ट के अंदर ये टॉपिक है जो अच्छे से अभी मेरा क्लियर नहीं हुआ, उसको कैसे आपने काम किया उसको? यस सर। सो मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी 2023 में फरवरी में, तो उस टाइम पर कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिनके ऊपर मेरा काफ़ी अच्छा कमांड था, कंट्रोल था, लाइक सी हो गया, उसके अंदर में डीएसए हो गया। जो मैंने प्लेसमेंट की जब प्रिपरेशन करी थी सेकेंड ईयर में, तो उस टाइम पे काफ़ी सारी चीज़ें मेरे अच्छी थी। बट फिर जो नेक्स्ट सब्जेक्ट्स आते हैं, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स, उसके बाद में टीओसी और कंपाइलर डिज़ाइन, ये चारों चीज़ें जो थी वो मेरी कोचिंग जॉइन करने के बाद काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई। उसका इन डेप्थ नॉलेज मेरा काफ़ी अच्छे से बढ़ा, क्योंकि वो चीज़ें जब हमने आरजीपीवी के सिलेबस में पढ़ी थी तो उसमें इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ाया जाता है, उसमें कंसेप्ट इतने क्लियर नहीं होते हैं। तो वो मेरा वीक पॉइंट था जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। और फिर मैंने जब यहाँ पर पढ़ाई करी तो उसके बाद मेरे वो सारे सब्जेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए। और उस टाइम पे ये भी लगता था कि ये सब्जेक्ट्स काफ़ी डिफ़िकल्ट है, और सीएन का तो मानते ही है सब कि डिफ़िकल्ट टॉपिक होता है या डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है इटसेल्फ ऐसा। बट यहाँ पर जब मैंने सारी चीज़ें फॉलो करी, पढ़ा, और जयश्री मैम के लेक्चर्स की तो मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहूँगी, वो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। और उनसे सारी चीज़ें ईजी हो गई। मतलब उन्होंने पढ़ाया ही ऐसा कि जो डिफ़िकल्ट टॉपिक है उसको हम डिफ़िकल्ट बोल ही नहीं सकते, उन्होंने सारी चीज़ों को बहुत ईजी बना दिया था। तो कहने का मतलब ये है कि कोई चीज़ अगर डिफ़िकल्ट है हमारे सामने, तो वो डिफ़िकल्ट एक लिमिटेड टाइम के लिए डिफ़िकल्ट है। ऐसा नहीं है कि आज डिफ़िकल्ट है, 2 महीने बाद भी डिफ़िकल्ट है, 6 महीने बाद भी डिफ़िकल्ट है। अगर उस पे काम किया जाए, प्रैक्टिस किया जाए, एक प्रॉपर गाइडेंस में अगर हम काम करते, तो वो चीज़ें हमारे लिए आसान हो सकती है। एक्चुअल में दुनिया में कोई चीज़ डिफ़िकल्ट है नहीं, बस वो हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है एक पर्टिकुलर टाइम तक। तो इसलिए ये एक बहुत अच्छा चीज़ है जो हम सीख सकते हैं। कई बच्चे होते हैं दिमाग में सेट कर लेते हैं। मैं एक स्टूडेंट से मिला, वो बोलते हैं, मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हारा मैथ्स का? तो बोला मेरा पीएनसी प्रोबेबिलिटी बहुत वीक है। फिर मैंने 2 महीने बाद पूछा तो बोला मेरा मैथ्स वीक। बोले तुमने काम क्या किया? बोला सर काम ही तो नहीं कर पा रहा हूँ, मैं तो यही सोच रहा हूँ कि मैं, मतलब यही सोच करके डर लगता है। तो ये सोच करके अगर हम डर जाएंगे तो फिर हम काम कब करेंगे? तो बेटर है कि डरने से बजाय आप काम करना शुरू करें और एक प्रॉपर गाइडेंस में, जैसा कि शैलजा ने प्रैक्टिस किया है और इस चीज को एक एग्जांपल है हमारे सामने, इस चीज को उन्होंने करके दिखाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप बच्चों से शेयर कर सकते हैं स्टडी प्लान, और दूसरा है इसी में कि एंड ऑफ द डे जो है, अगर हम बात करें एंड ऑफ द फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड ऑफ द डे, आपका जो स्टडी प्लान है। ओके सर, जब मैंने ज्वाइन किया था सो आई वाज इन थर्ड ईयर। उस टाइम पे हम लोग को कॉलेजेस जाना पड़ता था और अटेंडेंस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा चिक चिक थी कि मेंटेन करके रखना है, तो कॉलेज तो जाना पड़ता था थर्ड ईयर में। और फिर कॉलेज से आने के बाद फिर मैं पढ़ना शुरू करती थी लाइक 8 बजे से, और फिर मैं रात को पूरा 2 या 3 बजे तक जितनी मेरी कैपेसिटी थी, क्योंकि कॉलेज सुबह से आने के बाद थक जाते थे, पूरी उतना कैपेबिलिटी नहीं रहती थी,
तब तक मैं पढ़ती थी, बट सिर्फ वो एक सेमेस्टर मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा बियर करने के लिए। लेकिन उसके बाद जब मैं 4th ईयर में आई तो 4th ईयर में अटेंडेंस का इशू नहीं था। कॉलेज अपने हिसाब से थोड़ा फ्लेक्सिबल हो गया था कि आप एग्ज़ाम्स देने आओ या फिर कुछ डाउट्स वगैरह उसके लिए आओ। तो वहाँ से मेरे को टाइम काफ़ी ज़्यादा मिलने लगा। फिर मैंने अपना पूरा डे का शेड्यूल प्लान किया कि मुझे सुबह इतनी बजे से इतनी बजे तक पढ़ना है, उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह, लंच, एंड देन मैं 3 बजे से कंटिन्यूअसली बैठती थी और फिर रात को पूरा 2-3 कभी-कभी 4 भी बज जाते थे, तो मैं तब तक पढ़ती थी। हाँ, मैं अर्ली बर्ड नहीं थी, मैं सुबह उठ के नहीं पढ़ पाती थी, लेकिन मैंने रात को उतना टाइम दिया प्रॉपर। वेरी नाइस। वैसे तो मैं बच्चों को बोलता हूँ कि अगर संभव हो सके तो जल्दी सो के उठें और जल्दी रात को सोएं, जल्दी उठें। अगर ये पॉसिबल हो तो ये बेस्ट होता है। बट हाँ, वे तो रास्ते तो बहुत सारे हैं। आप मेन है कि आप अच्छे जगह पहुंच जाइए, इम्पोर्टेंट है। तो बहुत अच्छा है आपका। और सबसे मेन जो बच्चे को दिक्कतें आती, जो अभी बच्चे मिलते हैं कि कॉलेज और इसको कॉलेज को और गेट को, तो मैंने जो जब मैं कॉलेज में था तो मैं देखता था कॉलेज में से कई बार ऐसे टाइम मिलते हैं हमको जिस टाइम में हम पढ़ सकते हैं गेट के लिए, लेकिन हम उस टाइम इधर उधर में टाइम बर्बाद करते हैं। या कई ऐसे बीच बीच के टाइम होते 10 मिनट का, 15 मिनट का, आधे घंटे का, वो टाइम भी कई बार हम इधर उधर चीजों में बिता देते हैं। तो आप उन बच्चे के लिए, और आपने जो अनुभव किया, तो दोनों चीज, आप अपने एक्सपीरियंस और उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो कॉलेज में कॉलेज भी जा रहे हैं और अभी साथ में गेट कोचिंग भी आ रहे हैं, तो दोनों को कैसे वो मैनेज करें, कितना क्या कर सकते हैं? ओके, तो मैं उन लोगों के लिए एक चीज़ ये सजेस्ट करूँगी कि आप कॉलेज में जब इतना टाइम स्पेंड कर रहे हो, और ऐसा तो नहीं है कि पूरे टाइम आप पढ़ ही रहे हो, काफ़ी टाइम तो आप मस्ती वगैरह करते हो और इधर-उधर स्पेंड करते हो, तो उस चीज़ को यूटिलाइज़ करो इस बात में कि आपका जो कॉलेज का जितना भी वर्क है, वेदर इट्स प्रोजेक्ट फाइल, असाइनमेंट्स या कुछ भी जो कॉलेज से रिलेटेड चीज़ है, उसे कोशिश करो कि सब कुछ कॉलेज में ही ख़त्म हो जाए। और इसके बाद भी अगर आपके पास टाइम बचता है तो आपके पास जो भी गेट के प्रिपरेशन के लिए आप नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर रहे हो उसे लेके जाओ। लाइब्रेरी वगैरह काफ़ी जगह होती है जो शांत होती है, वहाँ लेके जाओ और अपना पढ़ना शुरू कर दो। बिकॉज़ जितना आप टाइम वेस्ट करोगे, आपको एट द एंड ऑफ द डे बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा, क्योंकि आप उतना पीछे हो जाओगे और रिविज़न के लिए टाइम कम मिलेगा। मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया है और इसलिए मैं ये सजेस्ट करूँगी कि टाइम बिल्कुल भी अपना वेस्ट मत करना। और फिर घर पे आने के बाद ऐसा होना चाहिए कि आप कॉलेज का कोई काम घर के लिए पेंडिंग ना रखो। उसे कोशिश करना कि सब कुछ कॉलेज का कॉलेज में ही ख़त्म करके आ जाओ, ताकि आप घर आके सिर्फ़ और सिर्फ गेट के प्रिपरेशन के लिए अपना माइंड रेडी रखो और पूरा टाइम उसी में डिवोट करो। वेरी नाइस। तो टाइम टाइम के बारे में कहा जाता है, टाइम इज मनी। समय हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बहुमूल्य चीज है। और मैं सच में आपको बताना चाहता हूँ कि बाद में ये इन्होंने वो बिल्कुल सही बोला कि हमें अफसोस करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रहता है। और होता है कि हमारे लोड भी बढ़ते जाते हैं, फिर हम डिमोटिवेट भी होते हैं और गिव अप कर देते हैं, नहीं होगा, वो खुद ही सोच लेते हैं कि फिर मेरे से नहीं होगा। तो ऐसा सिचुएशन ही क्यों आने दे। अब आपके लिए जितना समय है ना, जितना समय आपके पास है, उस समय को आप उपयोग में लाइए। देखिए आपका रैंक में निश्चित रूप से बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। आप जो सोच रहे होंगे उससे बेहतर होगा। तो आप अपना बेस्ट दीजिए। हर एक दिन आपके लिए कीमती है। ऐसा कई बच्चे बोलते हैं कि आज मेरे दादा दादी का एनिवर्सरी है, कभी यहाँ पे शादी है, वो सारी चीजें आएंगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि किसी चीज को छोड़ना या वो आपको डिसीजन लेना है, बट हर दिन ऐसा ना हो कि किसी दिन पढ़ाई मिस हो जाए। क्या आपने प्रयास किए थे डेली पढ़ने का? यस सर, मैंने अपनी कंसिस्टेंसी पूरी मेंटेन करके रखी। भले ही मेरी तबीयत ख़राब थी या कोई फंक्शंस थे, मैंने स्किप किया, क्योंकि मेरे माइंड में बस यही था कि अभी मुझे सिर्फ ये करना है। बहुत डेडिकेशन था कि मुझे और किसी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, और बस बिल्कुल अर्जुन की तरह फोकस्ड फोकस्ड होना एकदम। बहुत जरूरी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कई बच्चों के मन में आता है। कई बार टेस्ट देते हैं, मार्क्स कभी कम हो गया, कभी मार्क्स ज्यादा आ गया, कभी सीरियसली मिस्टेक हो गई, तो बच्चे ना बहुत घबराते हैं, तो कभी लो मोटिवेशन इस तरह से। तो आपने कैसे इसे लिया? जब मैंने स्टार्टिंग में टेस्ट दिए थे तो मैंने यही बताया कि मेरा 20 के आगे कभी क्रॉस नहीं होता था, तो मैं उस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेट हो गई थी। और फिर मैंने जयश्री मैम से बात करी थी, तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई थी कि कम मार्क्स आने से डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि ये चीज़ आपको हेल्प करेगी, आपको अंदर से उतना स्ट्रॉन्ग बनाएगी
और आगे की चीज़ों को फेस करने में हेल्प करेगी। अभी कम आ रहा है कोई बात नहीं, लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखो, अपनी पढ़ाई हमेशा करते रखो, कभी ना कभी तो आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रख रहे हो, तो आपको उसका रिजल्ट तो मिलेगा ही। इसलिए कभी भी कम मार्क्स आने से डिमोटिवेट नहीं होना। और काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि आपके टेस्ट उस तरह से शेड्यूल किए जाते हैं, कुछ टफ होते हैं तो नहीं हो पाता उसमें उतना स्कोर, बट इट्स ओके। देन फिर मैंने सोचा कि हाँ, अब मैंने टारगेट बना लिया है कि 30 के आगे मुझे मार्क्स लेके आना है, कुछ भी हो जाए। तो मैंने उस हिसाब से प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी और फिर मैंने 2023 के भी टेस्ट देना शुरू करे थे। मतलब 2024 का टेस्ट देने से पहले मैं 23 का टेस्ट देती थी, ताकि मैं अपने आप को और एक बार एनालाइज कर लूँ कि हाँ, मैंने जो प्रिपरेशन करी है वो टू द पॉइंट है या नहीं, या मुझे और कुछ करने की ज़रूरत है, या मुझसे कुछ छूट तो नहीं गया है। तो वो 23 का टेस्ट देने के बाद मुझे चीज़ें समझ आ जाती थी, फिर मैं 24 का टेस्ट देती थी। और जब मैंने ये स्ट्रैटेजी अपनाना शुरू करी थी, उसके बाद से मुझे मेरे मार्क्स में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस दिखा। एंड येस, आई डिड स्कोर अबाउट 30। वेरी नाइस। देखो, दो चीज यहाँ पे सीखने को मिलता है। एक तो ये है कि टेस्ट प्रॉपर देना। क्या टेस्ट आपने सारे दिए थे? यस, टॉपिक वाइज सारे? टॉपिक वाइज सारे दिए थे। फुल टेस्ट भी? और राउंड 3 तक मैं नहीं पहुंच पाई थी, सिर्फ राउंड 1 और राउंड 2 मेरा कंप्लीट हो पाया था। वेरी नाइस। देखो, हम लोग टेस्ट बनाते हैं, टेस्ट इसलिए कि खुद को टेस्ट दे सके। हमने क्या, जैसे हम कहीं ब्लड टेस्ट भी कराने जाते हैं ना, तो वहाँ पे क्या करते हैं, हम टेस्ट करते हैं कि हाँ चलो मेरा क्या क्या प्रॉब्लम है। तो देखो, अगर टेस्ट देने से अगर हमको पता चले हमारे क्या वीक पॉइंट है, तो उस वीक पॉइंट पता चलेगा, तभी तो हम आगे उस पर काम करेंगे। जब जैसे हम IIT गए थे, तो वहाँ पे हम लोग प्रॉब्लम फाइंड करते थे पहले कि अभी प्रॉब्लम क्या है, तब तो उसके सॉल्यूशन के बारे में, फिर नया एल्गोरिथम बनाना, या लोगों ने क्या उस प्रॉब्लम पे काम किया, इस चीज में क्या प्रॉब्लम। जब हमारे अंदर हम अपना प्रॉब्लम नहीं पता कर पाएंगे, तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे। मैं एक स्टोरी बताता हूँ छोटा सा, कि एक किसान वो क्या किया था, वो ऐसे खेती करता था, तो उसमें कभी पानी कभी जल्दी आ जाता था, कभी ज्यादा पानी आता था, कभी गर्मी बहुत ज्यादा तो पेड़ सूख जाता था, कभी पेड़ गल जाता था, बहुत सारी समस्या है। तो गुस्सा के बोला कि हे भगवान, आपको मैनेजमेंट नहीं आता, पानी कब देना चाहिए, कब धूप देना चाहिए। तो जब उसने खूब पुकारा, तो कहानी है, भगवान सामने प्रकट हो जाते, बोलते ठीक है, अभी इस साल के लिए मैं तुम्हारे कंट्रोल में देता हूँ। उन्होंने क्या किया, पूरा सिस्टमेटिक, जब पानी की जरूरत हो, जितना पानी की जरूरत हो उतना ही पानी, जितना धूप, ना बहुत तेज धूप ना कम धूप, नॉर्मल, मतलब पेड़ को कोई तकलीफ ना हो, वो सारी सिस्टम से सब काम हुआ। खेत भी लहला रहे हैं। फिर वो बोलते हैं मन ही मन, देखो भगवान, आपको नॉलेज नहीं है, देखो इस तरह से क्या करना चाहिए। लेकिन कुछ दिन बाद देखते हैं कि जब उसकी अंदर की जब कटाई के बाद देखते हैं, तो उसमें अच्छे से अंकुरित हुआ नहीं था। जो उसके फ्रूट होते हैं, जैसे धान है तो धान अंदर जो चावल होना चाहिए, वो अच्छे से नहीं थे, बिल्कुल अच्छा आया नहीं था। फिर उन्होंने लगा, फिर भगवान प्रकट बोले, एक्चुअली जब बारिश होता था, पत्थर गिरते थे, पानी की तेज हवा चलती थी, तूफान आता, तो उससे लड़ते थे, उसमें उसको बल मिलता था और खुद को अंकुरित करता था। उसी तरह से हमारे लाइफ में जो चैलेंजेस आते हैं, गलतियां होती है, उससे हमको सीखना है, उसी से हम आगे बढ़ेंगे। ये हमारे प्रिपरेशन का पार्ट है, ना कि डिमोटिवेट होना। तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि हमको टेस्ट देना है, किस लिए, कि सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। यस, हमने जितना पढ़ा, जितना सीखा, जितना प्रैक्टिस किया, उसको हम यहाँ अप्लाई कर पा रहे। ऐसा नहीं कि बार बार डिमोटिवेट होना, पर ऐसा भी नहीं कि कम भी मार्क्स आए तो आराम से सो रहे, नहीं। आपको अभी पॉइंट पे काम भी करना है। टेस्ट देने के बाद क्या गलतियां की, क्या नहीं, क्या और काम करने की जरूरत है, सिली मिस्टेक है कि कंसेप्चुअल मिस्टेक है, उस पर काम करना है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? जी सर। तो इस तरह से आगे मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा था, बच्चे ना मैथ्स को लेकर के बहुत ज्यादा वो रहते हैं कि बाद में करेंगे मैथ्स कई बार, और उतना सीरियस नहीं होते हैं। और कई बार मैं आपको देखता था, मेरे आप क्लास में भी रहते थे, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? yes, मैं आपको हमेशा देखता था और आप आंसर भी करते थे। तो एक तो क्लास में आना और आंसर करना, इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो इस चीज को सीरियसली अभी नहीं ले रहे करंट, तो उसके लिए आप कुछ बोलना चाहें? सर, मैंने जब आपकी फर्स्ट क्लास ही ज्वाइन करी थी, उसी में आपने ये चीज़ बताई थी कि मैथ्स और एप्टीट्यूड को जनरली बच्चे छोड़ देते हैं कि एंड में करेंगे, ये सब करेंगे। तो आपने बोला था कि मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आपका जो चल रहा है उसको कोचिंग के साथ पैरेलली वही फॉलो करो, एंड के लिए कुछ मत छोड़ो, क्योंकि एंड में कुछ नहीं होता, सब लोड बढ़ जाता है। तो मैंने वो चीज़ को फॉलो किया
और जब मैथ्स की क्लासेस जैसे जैसे चल रही थी मैंने उसी के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक्स मेरे कंप्लीट किए। मैंने प्रॉपरली क्लासेस भी अटेंड करी जब लाइव होती थी। मेरे पास दोनों ऑप्शंस थे, लाइव के भी और रिकॉर्डिंग के भी, लेकिन मैंने फिर भी लाइव को ही प्रेफर किया और मैंने उसी के साथ सारी क्लासेस अटेंड करी, टेस्ट वगैरह भी उसी के अकॉर्डिंग दिए। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि कुछ एंड के लिए मत छोड़ देना। और इंजीनियरिंग मैथ्स आपका इतना डिफ़िकल्ट होता नहीं है, बिकॉज आपके काफ़ी सारे कंसेप्ट 11th-12th के होते हैं और उसके बाद जो आपने कॉलेज की स्टार्टिंग की इंजीनियरिंग में 3 सालों में जो पढ़े हैं M1, M2 एंड M3, काफ़ी सारे कंसेप्ट्स वहाँ से उठ के आते हैं। सिर्फ कुछ 1 या 2 रेयरली ऐसे टॉपिक्स होते हैं प्रोबेबिलिटी में जो एडवांस लेवल के होते हैं और आपने नहीं देखे होते हैं। सिर्फ वो उन चीज़ों पे आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ता है, बाकी सारी चीज़ें आपकी पुरानी होती है, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स खुद से लगाने की ज़रूरत नहीं होती कि आप कुछ नया सीख रहे हो, आप वही चीज़ों को रिवाइज़ कर रहे हो। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि थोड़ा सा लेवल हाई होता है, जो कि सर ऑटोमेटिकली कवर करवा देते हैं उनके लेक्चर्स के थ्रू। और बाकी बुकलेट्स वगैरह भी आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये सब चीज़ें पैरेलली होनी चाहिए, क्योंकि आप अगर एंड के लिए सब चीज़ें छोड़ दोगे तो उस टाइम पर लोड इतना होता है, प्रेशर इतना होता है, आपका मेंटल स्टेट मतलब उस टाइम पे ऐसा नहीं होता है कि आप कुछ नई चीज़ें ग्रास्प कर सको। बहुत ज़्यादा टेंशन होती है उस टाइम पर। सो लास्ट के लिए कुछ भी मत छोड़ना, जो क्लास चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग पैरेलली सारी चीज़ों को मैनेज करो। तो अभी जो आपने बताया उसमें मैं एक चीज बचपन से पढ़ता भी आ रहा था, उसको रिकॉल भी करता हूँ कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बोहरी करेगा कब। ये कबीरदास के दोहे बचपन में सुना था। और एक चीज और था कि मेरे चाचा जी थे, वो उनको बोलते थे कि दुनिया का मजा कब ना होंगे फिर हम ना होंगे। आपने ये बताया कि समय अभी से ही हमको करना है, क्योंकि बहुत सारे इंटरटेनमेंट हमारे पास ऑप्शंस आएंगे, ये कर ले, पढ़ाई के अलावा, गेट के अलावा बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन अभी जो समय है हमारे होने का, बनने का, ये समय फिर बाद में नहीं आता। बाद में अफसोस और टेंशन के अलावा कुछ भी नहीं होता। तो बेटर है जो बुद्धिमान है वो समय को महत्व देता है। एक और लाइन हमको याद आ रहा है कि काम करने से पहले सोचना सतर्कता है, काम करने वक्त सोचना नहीं, काम करने से पहले सोचना बुद्धिमत्ता है, काम करने वक्त सोचना सतर्कता है, काम करने के बाद सोचना मूर्खता है। तो पहले से क्यों ना अपन इस तरह से प्लान करें कि मैं उन बच्चों के लिए ये बोलना चाह रहा हूँ जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, कि हम बाद में हमें रिग्रेट ना हो, बाद में हमें अफसोस ना हो। तो ये आपके स्टोरी से, आपके जो एक्सपीरियंस से हमें समझ आ रहा है कि बिल्कुल आपने सही कहा कि अभी से ही क्यों ना किया जाए, थोड़ा थोड़ा संडे टाइम निकालो मैथ्स के लिए, एफटी के लिए 1 घंटा 2 घंटा ऐसे करके टाइम निकालो, तो क्या होगा ना, ज्यादा लोड नहीं रहेगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेस्ट से रिलेटेड, कि आप टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे करते थे। 3 क्वेश्चन है टेस्ट से आता है जनरली बच्चों के मन में। टेस्ट देने से पहले क्या होना, एक होता है कि चलो टेस्ट आया, टेस्ट दे देते। मैंने देखा है बच्चों टेस्ट मतलब देने बैठ जाते बिना प्रिपरेशन के। तो टेस्ट से पहले की क्या थॉट प्रोसेस, किस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या आपका मूड है, टेस्ट देने वक्त, ड्यूरिंग टेस्ट, और टेस्ट देने के बाद मार्क्स कम भी आ सकता है, ज्यादा भी आ सकता है, उस टाइम क्या, किस तरह से आप एनालिसिस करते थे, क्या आपका ये सारा अप्रोच था, शेयर कर सकते हैं। जी सर। सो टेस्ट से पहले जब आपको पता चलता है कि आप टॉपिक ख़त्म होने वाला है और नेक्स्ट आपको टेस्ट देना है विदिन 2 to 3 days, सो उस टाइम पर तो आपके पास सिर्फ एक ही मोटिव होना चाहिए कि हमें पूरा टॉपिक अच्छे से कवर करना है, बेसिक बुकलेट सॉल्व करनी है, एडवांस कोशिश करनी है कि वो भी सॉल्व हो जाए। और इस प्रिपरेशन के साथ ही साथ में मैंने ये एक चीज़ फॉलो करी थी कि गेटेड ज़ील की वेबसाइट पे जो PYQ के क्वेश्चंस थे, उसे जयश्री मैम ने सजेस्ट किया था कि जैसे टॉपिक ख़त्म होता है तो टॉपिक वाइज PYQ सॉल्व करो, तो लास्ट में आपको बर्डन नहीं रहेगा, आपके PYQs पहले ही ख़त्म हो चुके होंगे जब आप टॉपिक्स कवर कर रहे होंगे, तो वो चीज़ कवर करो। उसके बाद अगर आपके पास ऑप्शन है कि लास्ट ईयर की टेस्ट सीरीज़ आपके पास अवेलेबल है, तो पहले वो टेस्ट दे के देखना और उससे अपने आप को एनालाइज करना कि मैंने जो टॉपिक की प्रिपरेशन करी थी उसमें कुछ छूट गया है या कुछ कमी रह गई है या कुछ टॉपिक्स ऐसे जो वीक रह गए हैं, उस पर फिर से वर्क करो और फिर फाइनली आपका जो करंट ईयर का टेस्ट सीरीज़ का जो टेस्ट है पर्टिकुलर वो अटेम्प्ट करो। क्योंकि जब आप वो अटेम्प्ट करोगे तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ मैंने पहले एक टेस्ट दिया है तो मेरे पास है कॉन्फिडेंस, मैंने अच्छे से प्रिपरेशन करी है, उसके साथ आप टेस्ट दो। और ड्यूरिंग द टेस्ट मेरे साथ ये बहुत प्रॉब्लम मैंने फेस करी थी कि टाइम लिमिट काफ़ी कम होता था, तो उसमें सारे क्वेश्चंस को मैनेज करना और सब सॉल्व करना, फिर कुछ छूट जाए
या जल्दी जल्दी में जनरली सिली मिस्टेक्स ये होती थी कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती थी या फिर डेटा गलत रीड करते थे या जो कन्वर्जन्स होते थे वो जनरली हम लोग भूल जाते थे। तो ये चीज़ मैंने पहले वाले टेस्ट से रियलाइज़ करी थी और उन सिली मिस्टेक्स को मैंने नोट करके दिमाग में बिठा लिया था कि अब आगे जो टेस्ट दूंगी उसमें मुझे ये रिपीट नहीं करनी है। बिकॉज अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि फाइनल एग्ज़ाम में मैंने इतनी सारी प्रिपरेशन करी और एक सिर्फ छोटी सी मिस्टेक की वजह से मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, मेरी रैंक या मार्क्स अफेक्ट करे। तो मैंने वो चीज़ ध्यान में रखी थी और अपनी सिली मिस्टेक्स को कवर करने की पूरी कोशिश करी। टेस्ट में जब क्वेश्चंस आते हैं तो जैसे जो क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लगता था मैं उसे बाद के लिए छोड़ देती थी, ताकि ऐसा ना हो कि मैं इसमें अपना पूरा टाइम दे दूँ और फिर मेरे पास बाद के जो क्वेश्चंस जो मुझे आते थे वो मुझसे मिस हो जाए और फिर मुझे बाद में उस चीज़ का रिग्रेट हो। ये मैं नहीं चाहती थी। इसलिए जो जिसमें थोड़ा सा डाउट होता था कि यार अभी नहीं हो पाएगा, हाँ हो सकता है, टाइम लगेगा, सोचना पड़ेगा, स्टिल मैंने उसको लास्ट के लिए छोड़ के रखा था। लेकिन जो क्वेश्चंस देख के ही मुझे पता चलते थे कि हाँ ये तो मैं कर ही लूँगी, सॉल्व हो ही जाएगा, उसको मैंने पहले कवर किया और फिर एंड में उन क्वेश्चंस को फिर मैंने टच किया जो जिन पे मुझे डाउट था कि ये हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, और फिर मैंने उसको सॉल्व करने की कोशिश करी। फिर टेस्ट देने के बाद जब आपका रिजल्ट आता है तो यदि कम मार्क्स आते हैं तो वही चीज़ है कि आपको एनालाइज तो करना पड़ेगा कि क्या क्या ऐसे पॉइंट्स थे, क्या क्या ऐसे टॉपिक्स थे जो आपके छूट गए या वीक रह गए। प्लस पॉइंट हमारे पास ये होता है कि आपको तुरंत वहाँ पर आंसर शीट मिल जाती है टेस्ट सीरीज़ की, तो आप हैंड टू हैंड उसको क्रॉस चेक करो। कभी भी ऐसा मत छोड़ना कि एक टेस्ट दे दिया और उसका एनालिसिस नहीं करा और फिर सेकंड टेस्ट पर पहुंच गए, फिर ऐसे करते करते आगे चल गए और एनालिसिस आपने टेस्ट का छोड़ दिया, क्योंकि ये गलती मैंने करी थी स्टार्टिंग के टेस्ट में और फिर मुझे उससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। तो जयश्री मैम ने मुझे बिल्कुल बोला था और मेरे फ्रेंड्स जो थे यहीं से पास आउट, उन्होंने मुझे गाइडेंस में काफ़ी हेल्प करी थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं शैलजा, कि टेस्ट दे रहे हो तो उसके बाद एनालिसिस करना सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। एनालिसिस के बिना टेस्ट देने का कोई सेंस नहीं होता। तो टेस्ट के बाद एनालिसिस करना ज़रूरी है, ये समझना ज़रूरी कि हमारी गलती कहाँ पर हुई है और उसे नेक्स्ट टाइम पर रिपीट नहीं करना है। और फिर उसके बाद अगर आपको मार्क्स ज़्यादा आते हैं तो वेल एंड गुड, आपके लिए प्लस पॉइंट है और फिर बस कंटिन्यू करो अपनी पढ़ाई। दो चीजें हैं, एक तो देखो मार्क्स अगर ज्यादा आते हैं, जैसे एक स्टूडेंट थे उसका 50 में 50 मार्क्स आए तो वो बहुत खुश थे, लगातार 3 टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे थे, टॉप कर रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, जब बहुत अच्छा मार्क्स आ रहा है उसको मेंटेन रखना वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। मींस हमको लगता है कि हमारा प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है, लेकिन अगर ये फील होने लगे हम बहुत अच्छा प्रिपेयर है, वो भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि हमारे अंदर जब तक गेट का एग्जाम देना है आखिरी दिन तक हमेशा हम आगे बढ़ने का, सीखने का प्रयास करते हैं, रिवीजन, प्रैक्टिस, और इस तरह से सीख रहे हैं कि दूसरों को बता रहे हैं। तो हमारा यही भावना होना चाहिए कि यस, हमको अभी और क्या किया जा सकता है, और क्या किया जा सकता है। आपने तो बहुत सारी चीज बताए, तो वो चीज को आप ध्यान रख सकते हैं, कैसे हम और अपने आप को इम्प्रूव करें। क्योंकि 100% देखो, गलतियां करना ना, ऐसा मत सोचो कि हमसे मिस्टेक नहीं होगा, और ऐसा भी मत सोचो कि हमसे सारे क्वेश्चंस बनेंगे। बन गया तो बहुत अच्छी बात है। दो चीजें, पहले इस चीज को दिमाग से निकाल दो। मैंने जो नया गेट कोचिंग ज्वाइन किया था उस टाइम मेरे मन में था फर्स्ट रैंक और 65 में 65 क्वेश्चन सही। फिर मैंने इस माइंडसेट से ये चीज हटाया कि ये संभव नहीं, हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। तो गलतियां होना स्वाभाविक है, लेकिन एक चीज सीख सकते हैं, गलतियां को रिपीट नहीं करना। जैसा कि शैलजा ने कहा कि रिपीट अगर आप गलतियां को बार बार कर रहे हो तो मतलब हम खुद को इंप्रूव नहीं कर रहे। दूसरा, एनालिसिस सीरियसली करना, नहीं तो टेस्ट देने का मतलब उतना अच्छा आपको फायदा नहीं मिलेगा, उतना इफेक्टिव नहीं होगा हमारे गेट प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं बस यही करना चाहूंगा कि इस चीज को आप ध्यान रखें, जो अभी शैलजा ने कहा है उसको पॉइंट टू पॉइंट आप नोट करें। देखिए, एक चीज शैलजा मेरे मन में आ रहा था कि बच्चे कई बार क्या होता है, शुरू में बहुत खुशी से, उमंग उत्साह से पढ़ाई करते, फिर होता क्या है, पढ़ते पढ़ते ही उसके बहुत सारे अट्रैक्शन होते हैं। जैसे किसी को मान लीजिए अभी क्रिकेट मैच चल रहा है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उसकी अभी जैसे भारत पाकिस्तान का मैच, तो बच्चे क्या करते हैं, बोलते सर एक ही मैच देखना था। मैंने उससे मिले बच्चे, बोले कि सर मैं मैच मुझे देखने की इच्छा होती है। मैंने उनको बोला स्कोर कार्ड देख लो, मैं यही करता, मेरे पास भी टाइम नहीं होता। तो ऐसे बहुत सारे अट्रैक्शन होते हैं, किसी को मूवी से, किसी को, मैं ये नहीं कहता हूँ कोई चीज बिल्कुल ही छोड़ दो, ये आपकी प्रिपरेशन पर डिपेंड करता है, बट प्रायोरिटी होना चाहिए गेट। तो इसमें आप उन बच्चों के लिए जिनको अलग अलग अट्रैक्शन है, जो गेट की प्रिपरेशन करना चाहते, वो ऑनेस्ट है, वो चाह रहे हैं प्रिपरेशन करना, पर क्या, अच्छा ये मैं आपसे भी पूछना चाह रहा था,
कि क्या आपको भी ऐसा कुछ चीजें था जो गेट के अलावा चीजें गेट से थोड़ा सा डाइवर्ट करने का प्रयास कर, प्रिपरेशन में कुछ बाधा कर रहे हैं? तो अगर उस एक्सपीरियंस से भी आप बता सकते हैं, या आपको जो भी आपको सही उत्तर लग रहा है वो आप शेयर कर सकते हैं उन बच्चों, कई बच्चे इस चीज को फेस करते हैं। जी सर, तो सबसे पहली चीज़ की डेडिकेशन एंड फोकस, वो कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी सीरियसनेस कितनी है इस एग्ज़ाम को लेके और आगे फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ को लेके। जितनी ज़्यादा सीरियसनेस आप अपने पास रखोगे, अपने आप डिस्ट्रैक्शंस वगैरह से दूर रहोगे, क्योंकि आपके माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ होगी कि मुझे पहले ये करना है, ये सब चीज़ें तो होती रहेगी बाद में। कल पूरी लाइफ पड़ी है, उसको बाद में भी कर सकते हैं, बाद में भी देख सकते हैं, चीज़ें एंजॉय करना है, कुछ भाग के नहीं जाने वाला। लेकिन फ़िलहाल आपका जो मेन मोटिव है उस पे फोकस करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी है। तो ये उसी को प्रायोरिटी समझ के आप बिल्कुल फोकस के साथ प्रिपरेशन करो। कोशिश करो कि डिस्ट्रैक्शंस से आप दूर रहो। हाँ, होती किसी की हॉबीज़, मेरी भी काफ़ी कुछ हॉबीज़ थी, बट मैंने उसे साथ साइड बाय साइड मेंटेन करके रखा कुछ इस तरह से कि जब मैं 1 वीक या 2 वीक कंटिन्यूअसली प्रिपरेशन करके थोड़ा फ्रस्ट्रेशन आ जाता है ऑटोमेटिकली, दैट इज़ बेसिक ह्यूमन नेचर। तो आप 1 दिन का ब्रेक लो या 2 दिन का ब्रेक लो, उस ब्रेक में प्रॉपरली अपने आप को रिलैक्स करो, एन्जॉय करो, अपनी हॉबीज़ की तरफ जाओ, जो आपको अच्छा लगे आप वो करो। लेकिन 2 दिन के बाद जब आप वापस तीसरे दिन आते हो तो अपना पूरे ट्रैक, अपना पूरा शेड्यूल फिर से वही वाला कंटिन्यू करो। फिर आप ऐसे लेज़ीनेस मत रखना कि यार 2 दिन हो गए, एक और दिन ले लेते हैं, नहीं। ये चीज़ बिल्कुल भी मत करना। इसके लिए आपको खुद से अंदर से स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए कि हाँ, मैंने 2 दिन या 1 दिन का ब्रेक लिया है, तो अब जब मैं अपना ब्रेक ख़त्म करूँगी तो मैं फिर से उसी ट्रैक को या फिर उसी शेड्यूल को फॉलो करूँगी। ये चीज़ मैंने फॉलो करी थी अपने साथ, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन अपने आप डेवलप हो ही जाता है जब आप एकदम कंटिन्यूसली पढ़ाई करते ही रहते हो। तो थोड़ा सा ब्रेक ज़रूरी होता है, क्योंकि आपकी मेंटल इलनेस आपको फेस नहीं करनी है। आपको इंटरनली भी खुश रहना है, अपने आप को इमोशनली, फिज़िकली भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है एट द सेम टाइम। और सिर्फ पढ़ाई करते रहोगे तो फिर आपका दिमाग बहुत मतलब गलत स्टेट में पहुंच जाएगा। वो जो हम आउटपुट देना चाहेंगे वो दे नहीं पाएंगे, क्योंकि ये सब चीज नेचुरल होना चाहिए, बनावटी नहीं होना चाहिए। कि हमको ना अंदर से ये खुशी होना चाहिए कहाँ जाने वाले हैं, क्या हमारा लक्ष्य है। आप देखो, आज आप IIT खड़गपुर जा रहे हो, IIT जाना कितनी बड़ी बात है। पूरे भारत में कितने कम लोग IIT जा पाते हैं। तो ये आज आप इस अचीवमेंट पे पहुंचे, उसके पीछे बहुत सारा सेक्रीफाई करना पड़ता है, बहुत सारे इच्छाओं को भी त्यागना पड़ता है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम स्वास्थ्य को अच्छा खराब कर ले या मेंटली बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे। हमको इस तरह से खुशी खुशी तैयारी करना है, और ऐसा लगना चाहिए, अंदर से आना चाहिए, रीजन भी क्लियर होना चाहिए कि क्या मिलने वाला है। तो रियल प्रेम होना चाहिए गेट के प्रति, है ना। नेक्स्ट है कि टेस्ट सीरीज के बारे में एक प्रश्न आ रहा था। कई बच्चों को रहता है गेटेड जील का टेस्ट जो होता है, बाहर वाले बच्चे भी है यहाँ पे, बहुत टफ होता है ना। आपने भी फेस किया होगा बहुत सारे टफ क्वेश्चंस। तो ये इट इज गुड फॉर लर्निंग और बैड फॉर मोटिवेशन? सर, जैसे मेरा एक्सपीरियंस रहा टेस्ट सीरीज़ का, तो टॉपिक वाइज टेस्ट में इट वाज अ रोलर कोस्टर राइड। कभी काफ़ी इजी था, पर कभी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगी कि हाँ, ये अप्स एंड डाउन्स तो होने ही चाहिए, क्योंकि हमेशा आप अप ही रहोगे, इजी टेस्ट ही देते रहोगे, तो फिर आपको मतलब कभी ऐसा पॉइंट होना चाहिए कि आप कभी डाउन फेज में भी जाओ, ताकि आप फिर से आप कुछ अच्छी और नई चीज़ सीख के और अपने आप को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना के अब आगे की तरफ बढ़ो। तो वो चीज़ मुझे एक अच्छी लगी। उसके बाद हार्डनेस की बात करूँ तो हाँ, राउंड 1 के बाद जब राउंड 2 के टेस्ट थे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, लेकिन ये चीज़ भी एक पॉजिटिव वे में लेनी चाहिए। लाइक मैंने तो पॉजिटिव वे में ही ली थी। मैं तो चाहती थी कि और टफ से टफ पेपर मैं फेस करूँ, ताकि मैं खुद अपने आप स्ट्रॉन्ग बन जाऊँ कि अब इससे वर्स्ट सिचुएशन भी अगर मेन एग्ज़ाम में आती है तो मैं उसको ईजीली क्रैक कर सकूँ। मेरा मेन मोटिव यही था कि कभी भी एग्ज़ाम में कोई ऐसा क्वेश्चन होना नहीं चाहिए जो मुझसे सॉल्व ना हो पाए। कुछ तो ऐसा होना चाहिए, भले ही मैंने नहीं देखा हो, लेकिन मैं कुछ तो अपने कंसेप्ट यूज़ करूँ, कहीं से तो दिमाग लगाऊँ और उसका आंसर लिखे आओ और उसको सॉल्व करूँ। और ये तभी पॉसिबल है जब आप वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो को ऑलरेडी फेस कर चुके हो, और वो चीज़ राउंड टेस्ट में हुई थी। राउंड 3 तक मैं नहीं पहुंच पाई थी बिकॉज़ मेरा काफ़ी ज़्यादा लैग हो गया था। जब दिसंबर में फ़ाइनल एग्ज़ाम्स थी मेरे कॉलेज की, तो उस टाइम पे मैं बहुत पीछे हो गई थी और मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा रिग्रेट हुआ बाद में
कि मैं राउंड 3 तक नहीं पहुंच पाई। मॉक लेकिन हाँ जी, मॉक तक मैं नहीं पहुंच पाई, मॉक्स में नहीं दे पाई। लेकिन राउंड 2 में जहाँ आपके कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स के पेपर बनते हैं, वहाँ तक मैंने प्रॉपरली टेस्ट दिए थे। सो हार्ड टेस्ट इज़ ऑल्सो गुड फॉर यू। उसे कभी नेगेटिव वे में मत लेना कि बहुत डिफ़िकल्ट है, क्या क्वेश्चन पेपर बन गया है, अब मैंने तो पढ़ाई नहीं करी थी या मैंने ये पढ़ा नहीं है। पढ़ा आपने सब कुछ है, सिर्फ आपको उसे थोड़ा और एडवांस लेवल पर लेके जाना है। और ये जानबूझ के भी किया जाता है ताकि बच्चों को वर्स्ट से वर्स्ट लेवल तक प्रिपेयर करवा सके, उनको इतना स्ट्रॉन्ग बनाए कि वो किसी भी क्वेश्चन को ईजिली फेस कर सके या फिर क्रैक कर सके। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट कि हाँ, मेरे हिसाब से तो होनी चाहिए डिफिकल्ट टेस्ट सीरीज। बिल्कुल, हमारे पे डिपेंड करता है हम कोई चीज को कैसे लेते हैं। हमारी लाइफ में बहुत सारे अलग अलग चैलेंजेस आते हैं, अब हम उसको कैसे लेते हैं। आपसे ये चीज बहुत अच्छा सीखने को मिल रहा है हम सभी को कि यस कैसे हम पॉजिटिवली लें कि हमारे पास पेपर टफ आ रहा है। मैं बता रहा हूँ 2021 का पेपर की बात करें या 22 का, तो वो पेपर को देख करके कई बार बच्चे घबरा गए थे, कोई कई क्वेश्चन से लेंदी लगे। तो हमें दोनों चीज के लिए तैयार है, कभी आसान भी टफ भी। हमें नहीं पता है, जब भारतीय सेना को ट्रेनिंग दिया जाता है तो उनको हर वो सारे सिचुएशन क्रिएट किया जाता है कि अगर ये सिचुएशन वर्स्ट से वर्स्ट तो उससे कैसे बाहर निकल पाए। तो हमको हर तरह से खुद को प्रिपेयर करना है। तो इसीलिए इसे आप पॉजिटिवली ले सकते हैं। फिर भी हम लोग प्रयास करते हैं कि हर तरह का हो, ये हमारा ही प्लानिंग होता है। ऐसा नहीं कि हमारे कोई आपसे दुश्मनी होता है। हम तो ये सोचते हैं कि बच्चे हर तरह से सीख जाए। हम चाहते हैं हर एंगल से बच्चे प्रिपेयर रहे। और इसमें एक कई जगह ये चीज का है कि जो गेटेड झील है, करीब मेरा अभी लगभग 15 साल से गेटेड झील से जुड़ा हुआ हो गया हूँ, और करीब 10 साल और पहले से 25 साल से, और झील का नाम बहुत सुनते थे। तो आपसे मैं जानना चाह रहा था कि आपका क्या व्यू है कि व्हाई झील इज द बेस्ट फॉर गेट सीएससी। ओके, सो मैंने जब कोचिंग के बारे में सर्च किया था तो मुझे कॉलेज की फ्रेंड्स के थ्रू पता चला था इस कोचिंग के बारे में। मैंने टैम्पलेट्स वगैरह देखे थे और फिर मैंने क्वारा पे सबसे ज़्यादा इसके रिव्यूज़ पढ़े थे, जो यहाँ के पास आउट थे, मितेश खेमानी, हरिओम, इनके मैंने रिव्यूज़ देखे थे। तो मैंने उससे इंस्पायर होके यहाँ पर बात करी आके, और फिर मैंने इसे ज्वाइन किया था। और तब भी मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं था कि बहुत ही स्ट्रेंज था मेरे लिए कि एकदम से जाके मैंने ज्वाइन कर लिया, कुछ ज़्यादा मुझे पता नहीं था। बट फिर मैंने जब यहाँ का माहौल देखा, और सबसे ज़्यादा तो मैं फैकल्टीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मुझे इतनी अच्छी फैकल्टीज़ मेरे लाइफ टाइम में कभी नहीं मिली। मेरे स्कूलिंग में नहीं, मेरे कॉलेज में नहीं, मुझे कभी किसी फैकल्टी से इतना ज़्यादा अटैचमेंट नहीं हुआ जितना मुझे जयश्री मैम से हुआ। उनका सपोर्ट पूरे टाइम था मेरे पास। उन्होंने मुझे क्लियरली बोल के रखा था कि शैलजा, जब भी तुम डीमोटिवेट हो या तुम्हें कुछ भी ऐसा लगे कि तुम पीछे हो रही हो, मुझे कॉल करो, मुझसे आके मिलो, मैं तुम्हें प्रॉपर गाइड करूँगी। और उन्होंने, जब भी मैंने उनको अप्रोच किया, उन्होंने हमेशा मुझे प्रॉपर गाइडेंस दिया और काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट था, क्योंकि मैं एक ऑनलाइन स्टूडेंट थी। और ऑनलाइन जब आप लेते हो क्लासेस तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट करती है। आपके पास वो एनवायरनमेंट नहीं होता है, फ्रेंड्स नहीं होते हैं। मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे ऑनलाइन बैच में, और आपको पता नहीं चलता है कि आपके फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, वो किस तरह से प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपके पास कुछ कंपटीशन का सोर्स नहीं होता है कि अच्छा से इतने मार्क्स आ रहे, इसने ये पढ़ लिया, वो चीज़ नहीं होती है। तो सारा मोटिवेशन आपको खुद से लाना पड़ता है, अपने आप को खुद ही किक करना पड़ता है कि हाँ, जो है अब यही है, मुझे अकेले सब कुछ सॉर्ट करना है। कोई सोर्स नहीं होता है, गाइडेंस की बहुत कमी फील होती है। ऐसा मुझे लगा था कि मैंने ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर लिया है तो पता नहीं मेरे को फैकल्टीज़ का कितना सपोर्ट रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन मुझे पूरा सपोर्ट मिला और मैं उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि मुझे यहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। क्योंकि आप ऑनलाइन स्टूडेंट हैं, जो ऑफलाइन है उसके लिए तो बात ही अलग है। देखिए, तो ऑनलाइन के लिए जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट है, इवन हम लोग टेस्ट सीरीज को, इवन दूसरे कोचिंग में जो पढ़ते बच्चे, अगर हमारे पास मैसेज आते तब भी हम रिप्लाई करते। और एक दिमाग में ये बात भी होती है ऑनलाइन बच्चों की कि डाउट्स आएंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, वो कैसे होगा। तो ये चीज़ जो डिस्कशन बैचेस होती है उसमें आशीष सर ने लिया है काफ़ी सारे डिस्कशन बैचेस, मैंने उनके ज्वाइन करे थे। उन्होंने काफ़ी अच्छे से समझाया, मुझे कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मैं ऑनलाइन बैच से हूँ या फिर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है हम लोगों के बीच में, या मुझे कहीं से कुछ कमी आ रही है मेरे पढ़ने में, या मुझे कुछ सपोर्ट नहीं मिल रहा है। मुझे कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ, क्योंकि आशीष सर ने हमेशा जब भी अपने डाउट सेशंस लिए, मेरे सारे डाउट्स क्लियर किए। इवन कभी कभार उन्होंने एक्स्ट्रा कंसेप्ट्स पढ़ाए जो कि गेट के सिलेबस के बाहर थे, लेकिन तो वो सब चीज़ें भी उन्होंने कवर करी है। तो इस तरह से आपको एनवायरनमेंट
वैसा ही मिलता है जैसे आप ऑफलाइन में रहते हो। आपको कभी फील ही नहीं होता कि आपका डिस्टेंस ज़्यादा है या आपकी बातचीत नहीं हो पा रही, कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक तो टेस्ट के लिए पहले 50 मिनट्स का हम लोग टॉपिक वाइज टेस्ट लेते, अभी मैं हम लोगों ने 1 घंटा 15 मिनट कर दिया। आपको टाइम हम पूरा दे रहे हैं तो और आप अच्छे से क्वेश्चन सोल्व करो। दूसरा हमने इम्प्रूवमेंट किया अभी कि हम लोग जूम पे भी क्लास ले रहे हैं, मतलब जूम पे आप आइए, हम फ्री हैं, हम तैयार हैं, आप आइए, आपको जब भी डाउट आ रहा है आप मैसेज में लिख दीजिए, सर हमारे लिए जूम अरेंज कर दिया। जैसे हमारे टाइम पे भी जूम क्लासेस ली है आपने। हाँ। तो बच्चों के लिए हम लोग प्रयास करते हैं कि कोई ऑनलाइन स्टूडेंट भी हो तो आपको ये फील ना हो कि हम ऑफलाइन नहीं, आपको हर एक चीज ऑफलाइन की तरह ही फील होता है हर तरह से। ऐसा हम लोग, क्योंकि आपको मैं वही बताना चाहता हूँ, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, टेस्ट सीरीज स्टूडेंट को भी टेस्ट के जितने भी डाउट आते हैं, कई सारी चीजें होती है, उनको दिक्कत, इवन कई बार फोन पे भी हम प्रयास करते हैं, उनको हेल्प कर देते हैं। बाहर के भी स्टूडेंट अपने यहाँ के नहीं, फिर भी उनको अगर कई बार होते हैं बच्चे किसी न किसी दोस्त से, मतलब मेरा दोस्त है आप जिल से, तो हम उनको भी हेल्प करते हैं। हमारा व्यू ये नहीं है कि ये हमारा स्टूडेंट है, ये ऑनलाइन का या ऑफलाइन, हम ये सोचते हैं हर एक स्टूडेंट अपना बेस्ट दे और हम उनके लिए पूरा हेल्प करें, क्योंकि हम लोग का एक ही गोल है कि कैसे हर एक बच्चा अच्छी जगह जाए, कैसे खुद को इम्प्रूव करे। देखिए ऑफलाइन स्टूडेंट लोग कई सारे आपके फ्रेंड, अच्छा आपके कोई ऑफलाइन फ्रेंड्स नहीं है, तो कुछ जैसे डील के मटेरियल है, प्रैक्टिस मटेरियल है, बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट हैं, इवन 2 साल के आपको पिछले साल के बेसिक मिला होगा, एडवांस मिला होगा, बहुत सारे चीज मिला होगा, और साथ में टेस्ट सीरीज भी 2 साल के मिलते हैं, और डाउट सपोर्ट जो कि आपने चर्चा की। तो ये सबको ओवरऑल अगर आप मिला करके कुछ आप अपने तरफ से फीडबैक देना चाहें और इम्प्रूवमेंट के लिए भी आप बोल सकते हैं ताकि हम खुद को इम्प्रूव करें। यस सर, तो फीडबैक मैं यही दूंगी कि आप जो भी अब नए बच्चे पढ़ने वाले हैं या जो ज्वाइन करने वाले हैं इन फ्यूचर कोचिंग में, तो आपके लिए प्रैक्टिस मटेरियल सब कुछ रेडी है। आपको बुक्स के अलावा कहीं बाहर झांकने की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं कि इसके अलावा मुझे कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक या फिर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट बुक पढ़नी चाहिए, तो बिल्कुल भी नहीं। दिस इज़ मोर देन इनफ। बेसिक तो आपको आपके एग्ज़ाम क्लियर करने में हेल्प करेगा ही करेगा, लेकिन एडवांस आपको और अच्छे लेवल पर लेके जाएगा, वो लेवल जिसके बियॉन्ड आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है, और कुछ एक्स्ट्रा बुक्स या दूसरी कुछ चीज़ें पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ वेरी मच सफिशिएंट टू क्रैक गेट ईजीली। और चलिए फाइनली आप हम लोग कंक्लूड करते हैं, और पहले आप 3 पॉइंट गेट के लिए बता सकते हैं, की पॉइंट बच्चों को जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं या करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले तो यही चीज़ जो सब लोग बोलते हैं और बोलेंगे ही कि डेडिकेशन, फोकस एंड कंसिस्टेंसी, ये 3 चीज़ें तो आपको मेंटेन करके रखनी ही है। दूसरा, डीमोटिवेट नहीं होना है। जब भी डीमोटिवेट हो उसके बाद फिर से एक नई शुरुआत करो, उस पॉइंट पर छोड़ मत देना, क्योंकि आप छोड़ के बहुत बड़ी गलती करोगे। जब आप नया स्टार्ट लोगे तब आपको नई चीज़ें सीखने को मिलेगी और आप अपनी सक्सेस की तरफ ही पहुंचोगे। और हमेशा अपना गोल अपने माइंड में सेट करके रखना कि ये चीज़ करनी है और यहाँ तक पहुँचना है। तीसरा, सपोर्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है, फिर वो चाहे कोचिंग से हो, आपके फ्रेंड्स से हो या फैमिली से हो। सो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर सपोर्ट फ्रॉम माई फैमिली एंड गेटेड जीव की जो फैकल्टीज़ है एंड जयश्री मैम से मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला, और फिर मेरे फ्रेंड थे जिन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा गाइड किया, हमेशा मोटिवेट किया और मुझे काफ़ी हेल्प करी थ्रू आउट दिस होल जर्नी फॉर प्रिपरेशन ऑफ गेट एग्ज़ाम। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फाइनल कंक्लूजन करना चाहूँगा कि आज इस पूरे डिस्कशन में बहुत सारे पॉइंट हैं जो हम उसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में हम ले सकते हैं कि एक 10,000 रैंक से 618 रैंक पे कैसे पहुंचा जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका गोल 618 हो, आप तो बिल्कुल अंडर 1 रैंक के गोल बना सकते हो, अंडर 10 का गोल बना सकते हो, पर इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे लर्निंग है, यस हमारी स्थिति अभी जो है करंट, तो ये जरूरी नहीं कि यही पोजीशन हमेशा रहने वाली, इससे बेहतर पोजीशन पे हम पहुंच सकते हैं मेहनत से, प्रैक्टिस से, प्रॉपर गाइडेंस से, एक सही इन्वायरमेंट अगर हमें मिले और हम सही एफर्ट लगाएं सही डायरेक्शन में। तो देखिए ये शैलजा से हमको बहुत सारी चीजें सीखने को मिले। आप इस सारे पॉइंट्स को नोट करें, उन्होंने कैसे डिसीजन लिया, कैसे सामने प्लेसमेंट भी है हाथ में, देखो अपने पास, इनके पास कोई प्लेसमेंट की प्रिपरेशन नहीं था, लेकिन इन्होंने प्लेसमेंट इनका हुआ क्योंकि गेट की प्रिपरेशन उन्होंने इतने अच्छे से किया। और कैसे जो सीनियर है, गुरुजन है, टीचर है, जो बात को बोल रहे
इनके अंदर सबसे बड़ा चीज मुझे लगा कि विनम्रता और बात को जो बोल रहे हैं सीनियर उनको स्वीकार करना और उसको करने का प्रयास करना। लेकिन अगर हम प्रयास भी करते हैं ना तब भी हमारे लिए अचीवमेंट। हम ज्यादातर 99% बच्चे क्या होते हैं ना, प्रयास ही नहीं करते हैं। आप अपना बेस्ट दीजिए, बस मैं यही कहूंगा, आप जितना बेस्ट दे सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर गाइडेंस में बेस्ट दीजिए। अगर आप यहाँ पे बहुत सारे मेंटर हैं, आशीष सर हैं, अर्चित सर हैं, मैम है, सर है, मैं हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो किसी भी एक कोई भी मेंटर आपको मिल जाएंगे, उनके साथ आप प्रैक्टिस करिए, उन्हें आप प्रॉपर बताइए कि आपका क्या स्थिति है और बीच बीच में मिलते रहिए। तो बस यही कहना चाहूंगा कि कभी भी ये नहीं सोचना है कि मेरा नहीं होगा, ये सोचना है कि जो होगा वो अच्छा होगा, हमको अपना बेस्ट देना। ये हमारे हाथ में कितना चीज है कि हम अपना बेस्ट दे सके, तो बाद में अफसोस नहीं होगा, चलो हमने अपना तो बेस्ट दिया, हमारे पास जो भी सिचुएशन था उसमें जितना समय मेरे पास अवेलेबल था उसको तो मैंने सही डायरेक्शन में यूज किया। और आपको एक लास्ट चीज बोलना चाहूंगा, अगर आपने ऐसा किया, आपने अपना बेस्ट दिया, अंत तक लगे रहे, तो ये बात गारंटी है कि सफलता मिलना निश्चित है। दुनिया के नजर में लगेगा कि अरे इनका तो रैंक नहीं आया, गेट बिगड़ गया, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ इतने सालों के अनुभव से, जिस बच्चे का गेट भी बिगड़ जाता है अगर वो आखिरी तक लगा रहा, उसको कभी या तो ISI में हो जाता है, ट्रिपल IIT में हो जाता है, कोई PSU में हो जाता है, कुछ ना कुछ अच्छे, वही भी कुछ नहीं हुआ, चलो एक और वर्स्ट से वर्स्ट देते, कहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं मिला, फिर उसने अच्छे से पढ़ा, मैं बताता हूँ उसका प्लेसमेंट अच्छी जगह हो जाता है, या फिर कुछ ना कुछ उनके रास्ते ऐसे अपने आप खुल जाते हैं। यही पढ़ाई उनको इतना अच्छा काम आता है। मेरे पास ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है, मैं तो जानता नहीं था, मैं एक सीनियर से मिला, मैं उनको जानता नहीं था, वो बोले मैं भी गेटेड जैसी। बोले आप कहाँ काम कर रहे हैं? बोले मैं तो अच्छी पढ़ने में थी, एक लड़की थी, मैम थे, उन्होंने बोला कि मैं उतना अच्छा गेट में परफॉर्म नहीं किया, लेकिन मैम के नोट्स मैंने बहुत अच्छे से पढ़े थे, वो बहुत अच्छी जगह प्लेस्ड हो गई, वो इंटरव्यू क्लियर कर ली अलग से, ऑफलाइन बाहर से जाकर, और अभी उनके पैकेज बहुत ही अच्छे। तो मैंने यही सोचा कि मैम की जो पढ़ाई है, यहाँ जो सिस्टम है, अगर जो इनको फॉलो करे ना, वो जीवन में ये बात तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगा, दाल रोटी और बहुत अच्छे से सब कुछ मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप एक बार अपना बेस्ट दे के देखिए तो सही, फिर देखिए आप मुझे बताइएगा, मैं तो यहीं अवेलेबल हूँ, मेरा नंबर भी है, नहीं कुछ मिले मेरे पास आ जाए। चलिए, तो आप अपना बेस्ट दीजिए, इसी उम्मीद के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो पसंद हो, सीखने को मिले, और कुछ आपको चीजें मन में प्रश्न आए या कुछ अच्छा नहीं लगा हो या अच्छा लगा, वो सारी चीज आप कमेंट में लिख सकते हैं, और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।